हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं रासो साहित्य और आदि काल से हैं। ठीक है, तो सेशन को पूरा जरूर देखना। ठीक है, और जो लोग अभी तक शेयर नहीं करे हैं वो लोग शेयर कर दें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, प्लीज थोड़ी सी मदद कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें कोई खर्चा नहीं लगने वाला है सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ठीक है, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि स्वयंभू किस सती के आसपास विद्वान थे। तो ये किस सती के आसपास विद्वान थे? तो 8वीं सदी के आसपास ये विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। तो हिंदी का प्रथम कवि इनको किसने माना है? तो ये इनको मानने वाले कौन है प्रथम कवि? तो स्वयंभू को प्रथम कवि मानने वाले हैं हमारे रामकुंवर वर्मा ने माना है। ठीक है, किसने माना है? रामकुंवर वर्मा ने। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ स्वयंभू का है? ठीक है, पाउमचर्यु, रिट्टेरेण चर्यु, स्वयंभू छंद। ठीक है, तो ये सभी ही इनके ग्रंथ हैं। ठीक है, ये सभी ही स्वयंभू के ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या कहा है। तो इन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। क्या कहा है? तो देसी भाषा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयंभू के पाउमचर्यु को किसने पूरा किया? तो इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाउमचर्यु में किसका चरित्र चित्रण वर्णित है? तो इसमें राम का चरित्र वर्णित है। किसका? राम का चरित्र वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास किसने कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये भी स्वयंभू को ही कहा जाता है। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास दोनों ही इनको दोनों नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि यह पुष्प संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत है जिसका आविर्भाव 9वीं सदी में हुआ। यह कथन किसका है? तो ये कथन है किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुष्पदंत का आविर्भाव किस सदी में माना जाता है? तो किस सदी से माना जाता है? तो इनका 10वीं सदी से माना जाता है, 972 ईस्वी से। ठीक है, ईसा पूर्व से। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी रचना पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना है जो पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है? तो पाउमचर्यु नहीं है इनका। बाकी ये तीनों ही रचनाएं इनकी हैं। किसकी? पुष्पदंत की। नेक्स्ट है कि पुष्पदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो ये महापुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है? तो कितने महापुरुषों का है? 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पदंत को भाखा की जड़ किस विद्वान ने कहा है? तो शिव सिंह सेंगर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का भवभूत किस कवि को कहा जाता है? तो हिंदी का भवभूत किसको कहा जाता है? तो हिंदी का भवभूत पुष्पदंत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्पदंत ने स्वयं को किन उपाधियों से विभूषित किया? काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक, या फिर अभिमान मेरु, या फिर ये सभी? तो इन सभी से इन्होंने अपने आप को क्या किया था? विभूषित किया था। ठीक है, इन सभी उपाधियों से इन्होंने विभूषित किया था। नेक्स्ट है कि कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे नाद कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? नाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? तो किस दृष्टि के अनुसार? स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार स्रोत नहीं हो सकता? तो क्या नहीं हो सकता है? रचनाओं का मौखिक उल्लेख। ठीक है, रचनाओं का मौखिक उल्लेख नहीं हो सकता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आराम से देखना, मैं फटाफट करा देती हूँ। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीरगाथा काल किसने कहा है? वीरकाल तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेखक को
परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो इन्होंने किसका लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास? तो ये हिंदी साहित्य का विकास, ठीक है, हिंदी साहित्य का विकास, ठीक है। 1929 में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमावस के धरी झिलमिल चंद्रा, पूनम के धरी सूर, नांद के घर ब्याह गरजे, बांजत आनंद हद तूर। उपरोक्त पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? तो ये किसके द्वारा रचित हैं? तो ये रचित हैं किसके द्वारा? तो यहाँ पर गोरखनाथ के द्वारा ये रचित हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? तो ये मुक्त हिंदी की रचना कौन सी मानी जाती है? बिसलदेव रासो मानी जाती है, ठीक है, बिसलदेव रासो मानी जाती है। इसमें 72 परिच्छेद और क्या है? 1212। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही ... कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में क्या आएगा? तो इसमें क्या आएगा? दोहा या दोहा, दोहा या दोहा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो किस कवि को अलंकृत किया गया था? तो वो थे कौन? विद्यापति थे, ठीक है, कौन थे? विद्यापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनर्थ ते इसका बुझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा, अमीर खुसरो की इस पहेली से क्या अभिप्राय है? अनर्थ ते इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। तो ये पहेली कौन सी है? तो ये दर्पण है, ठीक है, शीशा जिसे बोलते हैं, ठीक है। निश्चय कि श्रृंगार काव्य है। श्रृंगार काव्य इनमें से कौन सा है? तो श्रृंगार काव्य इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 राइट हो जाएगा, विसलदेव रासो। नेक्स्ट है कि आलखंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है। वास्तविक स्रोत ग्रंथ क्या है आलाखंड का? तो परमाल रासो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिक कड़ी किसे कहा गया है? तो विद्यापति को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मावत में उल्लेखित राजा रतन सिंह कहाँ के राजा थे? तो ये कहाँ के राजा थे? तो ये चित्तौड़गढ़ के राजा थे। कहाँ के थे? तो चित्तौड़गढ़ के ये राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढोला मेरूरा दोहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा? तो ये कहाँ का रहा? तो राजस्थान का। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण किस काल के अंतर्गत दिया? तो इन्होंने किस काल के? वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर गति परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ किस रासो ग्रंथ को माना जाता है? तो किस रासो ग्रंथ को माना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा विसलदेव रासो को माना जाता है, ठीक है, किसको? विसलदेव रासो को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? तो कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 68 छंदों का प्रयोग किया गया है इसमें, ठीक है, किसने? 68 छंदों का। और 69 इसमें क्या है? 69 इसका समय है, ठीक है, 69 इसका समय है। इसे सर्ग भी बहुत लोग कहते हैं। यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रसदी है। यह कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन किस विद्वान का है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चन सिंह का है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही कहा जाता है। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन है किसका? तो ये है रामचंद्र शुक्ल मिश्र बंधु का है, ठीक है, किसका है? मिश्र बंधु का है। किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को सुख सकी संवाद से के रूप में रचित माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजमती से रूठकर विसलदेव कहाँ गया था? तो ये कहाँ गया था? उड़ीसा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक क्या है? तो यह एक खंड काव्य है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही? तो आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, रासो ग्रंथ की, ठीक है, किसकी? रासो ग्रंथ की। यहाँ पर कुछ प्रमुख रासो ग्रंथ है नीचे। तो यहाँ पर देखिए दलपत विजय खुमार रासो, नरपति नाल का है बिसलदेव रासो, जगनिक का है परमाल रासो, चंद बरदाई का क्या है? तो पृथ्वीराज रासो,
मधुकर कवि का क्या है, मधुकर भट्ट का जय, मयंक जस चंद्रिका है, केदार भट्ट का क्या है, जय चंद प्रकाश है, और नल सिंह का है विजयपाल रासो, और सारंगधर का है हमीर रासो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इसका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। यह किस विद्वान ने लिखा, तो ये किस विद्वान ने लिखा है, तो ये लिखा है किसने, रामचंद्र शुक्ल ने। पृथ्वीराज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक ग्रंथ किसने माना है, तो अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वाले कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है, तो ये पृथ्वीराज रासो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है, तो आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है, तो ये है हमारा कौन सा रस है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, वीर रस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है। ठीक है। तो किस विषय का वर्णन नहीं है, तो यहाँ पर कृष्ण लीला का प्रतिपादन इसमें नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है। ठीक है। रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है। तो इन्होंने मानी है राज शिव से, और ग्रासा तासी ने भी इसी से माना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आचार्य विद्यापति के गुरु का नाम क्या था, तो विद्यापति के गुरु का नाम क्या था, यहाँ पर विद्यापति के गुरु का नाम क्या था, तो विद्यापति के गुरु का नाम क्या था, तो पंडित हरि मिश्र था। ठीक है। क्या था, पंडित हरि मिश्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति किस प्रदेश के निवासी थे, तो ये दरभंगा बिहार के थे। ठीक है। दरभंगा बिहार के थे विद्यापति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना विद्यापति की मैथिली भाषा में रचित है, तो कौन सी रचना है जो मैथिली में रचित है। ठीक है। कौन सी रचना है तो जो मैथिली में रचित है, गोरच विजय। ठीक है। कौन है, गोरच विजय पदावली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि यहाँ पर देखिए गोरख विजय का गद्य भाग संस्कृत में है तथा पद्य भाग मैथिली में है। ठीक है। नेक्स्ट है कि विद्वानों ने विद्यापति को कैसा कवि माना है, तो विद्वानों ने विद्यापति को संगारी कवि, भक्त कवि और रसवादी कवि उपरोक्त सभी के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति को संगारी कवि किस विद्वान ने माना है, विद्यापति को संगारी कवि किस विद्वान ने माना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल और सुभद्रा झा, ये सभी ने माना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तत्व, तो संगारी मानने वाले कौन कौन है, राम कुंवर वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी। भक्त कवि मानने वाले हैं बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और रसवादी मानने वाले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर नागेंद्र और नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र। ठीक है। जनार्दन मिश्र भी इनको मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति को जाति कवि किस विद्वान ने कहा, तो जाति कवि कहने वाले कौन है, तो वो हैं हमारे कौन, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्यापति को जाति कवि किसने कहा है, तो जाति कवि कहने वाले कौन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, बच्चन सिंह ने माना है इनको जाति कवि। ठीक है। किसने माना है, बच्चन सिंह ने माना है इनको जाति कवि, किसको, विद्यापति को। ठीक है। जो लोग सेशन को अभी तक शेयर नहीं करे हैं प्लीज शेयर कर दें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कवि ने पदावली के संगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है, तो किसने कहा है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खने खने नयन कौन अनुराई, खने खने बसत धूल तनु भराई, ये उपयुक्त पंक्तियां पदावली से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति को इनकी उपाधियां कौन कौन सी थी, तो अभिनव जयदेव, कवि शेखर, खेलन कवि, उपरोक्त सभी, ये सभी ही उपाधियों से इन्हें क्या किया गया है, विभूषित किया गया। देखिए यहाँ पर नव कवि, शेखर कवि, है ना, खेलन कवि, पंचानन और मैथिल कोकिल और दशावन। तो यहाँ पर विद्यापति किस संप्रदाय के कवि थे, तो ये किस संप्रदाय के कवि थे, तो ये थे शैव
संप्रदाय के कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी यह कथन किस विद्वान ने विद्यापति के लिए कहा? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था किसने? आध्यात्मिक रंग के रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ठीक है, अधिकतर कथन रामचंद्र शुक्ल से ही हैं। विद्यापति कृत कीर्तिलता की रचना किस संवाद के रूप में हुई है? तो यहाँ पर ये किस संवाद के रूप में हुई है? ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक, यह पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति किसकी है? तो ये विद्यापति की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? तो वो थे किसके दरबारी कवि थे? तो वो थे कीर्ति सिंह के और शिव सिंह, ये दोनों के ही त्रिहु के राजा थे वो। नेक्स्ट है कि विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? ठीक है, संपादित तो हो गई है लेकिन प्रकाशित कीर्ति पताका नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता कौन है? तो रीति काव्य की भूमिका किसने लिखा था? तो वो लिखे थे कौन? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र ने लिखा था रीति काव्य की भूमिका। डॉक्टर नागेंद्र ने लिखा था रीति काव्य की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है यहाँ पर देखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 गलत है, समीक्षा के सैद्धांतिक मानदंड स्थापना का ऐतिहासिक कार्य आचार्य शुक्ल ने किया, लेकिन उन सिद्धांतों को व्यवहारिकता के धरातल पर कार्यान्वित करने का दायित्व उन्होंने भावी समीक्षकों को सौंप दिया। ये कथन इसके बारे में क्या है? गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रखर साम्यवादी आलोचक हैं। प्रखर साम्यवादी आलोचक कौन है ये बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति कथ्य के बजाय किसी पर बल देती है, ये किसका है? तो ये रूप या शिल्प पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्ला जी ने ऐसा किस निबंध में कहा है, हम मूर्ख बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है, ये किस विद्वान ने कहा है? तो ये कहा है किसने? कविता क्या है में। ठीक है, कविता क्या है? केदार छाया वादोत्तर कविता के सुमित्रानंद पंत हैं। यह कथन किस आलोचक का है? ठीक है, ये कथन किस आलोचक का है ये बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? तो बच्चन सिंह ने कहा है ये बात। ठीक है, जो लोग कथन वाली क्लासें हमारी नहीं देखे हैं वो जाकर के मेरे चैनल पे देख लीजिए। 300 लगभग क्वेश्चन पड़े हैं। रस सिद्धांत रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, सुमेलित नहीं बता रहा तो रस सिद्धांत रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो बाबू श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध हैं किस रूप में? तो ये एक आलोचक के रूप में क्या है? प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, जो लोग हमारे कंटेंट की क्लासें नहीं देखे हैं अभी तक वो जाके मेरे चैनल पे देख लीजिए। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रस्थान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान हैं। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान कौन से हैं ये बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये परिभाषा देने वाले विद्वान कौन है ये बताना है, तो बाबू गुलाब राय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? ठीक है, कविता के नए प्रतिमान, भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्व। कविता के नए प्रतिमान ये नामवर सिंह का है। ठीक है, ये किसका है? तो नामवर सिंह का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतात्मक मान्यता को सबसे प्रबल समर्थन किसने किया? सबसे प्रबल समर्थन किसने किया है? ठीक है, तो सबसे प्रबल समर्थन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की है? ठीक है, तो शिवदान सिंह चौहान की कौन सी रचना है ये बताना है, तो यहाँ पर हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष है। आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्य घटना है, यह कथन किस आलोचक का है? ठीक है,
ये कथन किस आलोचक का है? तो रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। ठीक है, किसका है? रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल जी ने ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया ना पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपयुक्त कथन किस लेखक का है? तो ये किसका है? रामविलास शर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी कहानी संदर्भ में प्रकृति पुस्तक के लेखक हैं। प्रकृति पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये हैं देवी शंकर अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में सत्य कथन को चिन्हित कीजिए। ठीक है, तो सत्य कथन इसमें कौन सा सही है ये बताना है। तो यहाँ पर यह परीक्षा गुरु के बाद की कृति है, इसमें असाधारण कल्पना शक्ति है। ये इसका प्रकाशन 1894 में हुआ था। यही गलत है क्योंकि इसका प्रकाशन हुआ था 1888 में। ठीक है, कब हुआ था? 1888 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वृंदावन लाल वर्मा की रचना कौन सी है? तो ये है गढ़ कुंडार। गढ़ कुंडाल वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। नेक्स्ट है कि रूठी रानी उपन्यास के लेखक हैं। रूठी रानी उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रेमचंद है। कौन है? प्रेमचंद है, 1907 का है। निम्नलिखित कृतियों में से कौन उपेंद्रनाथ अस्क के द्वारा रचित नहीं है? तो कौन उपेंद्रनाथ अस्क के द्वारा रचित कृति नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा शतरंज के मोहरे। शतरंज के मोहरे ये किसका है? तो ये आगे का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैताल पचीसी उपन्यास के लेखक कौन है? बैताल पचीसी उपन्यास के लेखक कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सोमदेव भट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है? किसका हुआ है चित्रण? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा त्याग पत्र में। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपाल दास गहमरी द्वारा लिखित है? तो कौन सा उपन्यास गोपाल दास गहमरी द्वारा लिखित है? तो प्रेममयी। निसहाय हिंदू बालकृष्ण भट्ट का है। ठेठ हिंदी का ठाठ ये हरिओध का है। श्यामा स्वप्न किसका है? कमेंट में बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है? बाबा कामरेड, पूर्वापर, अमिता, झूठा सच। तो पूर्वापर ये इनका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? तो ये रमेश चंद्र शाह का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामचंद्र शुक्ल ने पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है? तो इन्होंने किसको माना है? परीक्षा गुरु को माना है। लाला श्रीनिवास दास का ये क्या है? उपन्यास है। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्मल वर्मा का उपन्यास है। निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा है ये बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या? पटरंगपुर पुराण, लेकिन दरवाजा या फिर अंतिम अरण। अंतिम अरण है इनका उपन्यास। नेक्स्ट है कि सिख अलमदारी को उखड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में है? तो माया दास में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरीशर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पुरिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? ठीक है, तो किसमें है? तो ये जुलूस में है। ठीक है, किसमें है? जुलूस जो इनका उपन्यास है उसी में है। नेक्स्ट है कि सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक हैं। सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है? तो श्रीलाल शुक्ल हैं। ठीक है, कौन है? श्रीलाल शुक्ल हैं। काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? काम और राम का द्वंद्व तो मानस के हंस में चित्रित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से तार सप्तक का कवि है। तार सप्तक का कवि कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका आगे का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा नाम सही है? तो तार सप्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? तो प्रेम पथिक को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविंद्र
कविता कनन के लेखक हैं? रविंद्र कविता कनन के लेखक हैं निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमित्रानंद पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है? तो पल्लो को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? तो ये लंबी कविता है। नेक्स्ट है कि अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य है। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, अंधेर नगरी तो शमशान है। ठीक है। नेक्स्ट है कि शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया, तो किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था शकुंतला नाटक का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद। नेक्स्ट है कि हिंदी जयसूसी और तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो ये किसको प्राप्त है? तो ये प्राप्त है किसको? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी के जयसूसी और तिलस्मी देवकीनंदन खत्री हैं। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है मृगनयनी किसके द्वारा रचित है? तो ये वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा ये रचित है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को कायम बनाए रखिए। ठीक है, अभी आप लोग धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि जिस दिन एग्जाम होगा वो एक दिन का भी टाइम देंगे नहीं। ठीक है, ये तत्काल ही एग्जाम करवाएंगे, क्योंकि इनकी जो साजिश होती है वो बड़ी ही लंबी होती है। ठीक है, इनकी साजिश को कोई जल्दी जान नहीं पाता है। ठीक है, तो इसलिए अपनी तैयारी को छोड़िए मत, तैयारी करते रहिए। ये एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। ठीक है, इसलिए तैयारी को आप करते रहिए रेगुलर। ठीक है, नहीं कुछ तो प्रैक्टिस ही करिए, लेकिन करते रहिए। ठीक है, तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।